जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज है 23 मार्च और आज हम 30 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? इसका विकल्प ए है कृषि मंत्रालय, बी है खेल मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं और यह नामांकन 28 मार्च से 11 मई 2026 तक मांगे गए हैं। विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विज्ञान रत्न, श्री विज्ञान, युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 ने भारतीय मीडिया में प्रिंट हिंदी श्रेणी में पुरस्कार किसने जीता है? ये बहुत सारी श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी श्रेणी में पुरस्कार किसने जीता है। विकल्प ए है सर्वप्रिया संगवान, बी अवधेश अकोडिया, सी प्रवीण जैन, डी श्रीकांत दशार्थी। इसका जो सही आंसर है वह है अवधेश अकोडिया। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड 2026 में 19 श्रेणियों में दिया गया इस बार, और यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार 27 मार्च 2026 को प्रदान किए गए। ये पुरस्कार रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा 2006 से दिए जा रहे हैं, जो कि पुरस्कार प्रिंट, डिजिटल और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों को दिया जाता है, जो कि विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। इस पुरस्कार में प्रत्येक पुरस्कार के लिए एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मत्स्यकन्या दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य कन्या दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम जलपरी कहते हैं। तो विश्व जलपरी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 28 मार्च, बी 29 मार्च, सी 27 मार्च, डी 26 मार्च। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 29 मार्च। हाल ही में 29 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य अंगना दिवस मनाया गया है। मत्स्य अंगना दिवस है क्या? इसे मत्स्य कन्या दिवस भी कहा जाता है, इसे जलपरी दिवस भी कहा जाता है। यह उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो साहित्य, पौराणिक कथाओं, संगीत, फिल्मों और पॉप संस्कृति में लंबे समय से दिखाई देने वाले इस काल्पनिक जीव के दीवाने हैं। अर्थात आपने जलपरी का नाम तो सुना होगा और जलपरी भी देखा होगा। आजकल मेलों में जलपरी आपको दिखाई देती है और आपने कई सारी कहानियों में भी जलपरी की कहानी पढ़ी होंगी। तो जो जलपरी की कहानी है उन्हीं की याद में मत्स्य अंगना अर्थात मत्स्य कन्या दिवस 29 मार्च को मनाया जाता है। अब बात आई है विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन मार्च माह में जो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए गए हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला है 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी रूप में निर्मित प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप 2000 भारतीय सेना को सौंप दी गई है। इन गनों को भारत की किस कंपनी ने बनाया है? अभी हाल ही में भारत में ही एक लाइट मशीन गन की पहली खेप लगभग 2000, यह जो गनों की खेप है हाल ही में भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। इस किसी कंपनी ने बनाया है? इसका विकल्प है रिलायंस ग्रुप, बी अदानी ग्रुप, सी बिरला ग्रुप, डी महिंद्रा ग्रुप। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिएगा, इसका सही आंसर है अदानी ग्रुप। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल वेपन इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इन मशीन गनों का निर्माण किया है और यह मशीन गन ग्वालियर स्थित अपनी अत्याधुनिक निर्माण इकाई में इसका निर्माण किया गया है और अभी 2000 जिसका नाम दिया गया है प्रहार, 2000 प्रहार लाइट मशीन गनों को भारतीय सेना को इस कंपनी ने सौंप दिया है। भारतीय सेना को अब अपने देश में स्वदेशी निर्मित गनों को चलाने का मौका मिलेगा और ये कहाँ पर दिया गया है तो आपको बता दूं, ग्वालियर में स्थित है यह संयंत्र, जो कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का छोटा हथियार निर्माण केंद्र है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है और किस ग्रुप का है? अडानी ग्रुप का है। और इसने अभी कितनी गने भारतीय सेना को दी है? तो 2000 और इसका नाम क्या रखा गया है? प्रहार। और ये जो निर्मित की गई हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित की गई हैं। और इस गन की अगर विशेषता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता है 1000 मीटर तक और यह 7.62 mm कैलिबर बोर की है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? आज 30 मार्च है और आज किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर है राजस्थान। प्रतिवर्ष राजस्थान 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2026 में राजस्थान अपना 77वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपको बता दें कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ और राजस्थान के अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो भजनलाल शर्मा वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। अब बात स्थापना दिवस की आई है तो कुछ अन्य राज्यों के स्थापना दिवस भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाँ, तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो वहीं अभी हाल ही में राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। एक सूचना आपको दे दूं कि राजस्थान 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस तो मनाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी वह कभी कभी स्थापना दिवस मना लेता है। अर्थात जरूरी नहीं कि वह 30 मार्च को ही अपना स्थापना दिवस मनाए। जिस तारीख को अर्थात 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का गठन हुआ, उस समय हिंदू धर्म के अनुसार जो तारीख निर्धारित की गई थी उसी तारीख को भी अब राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाने लगा है। लेकिन कभी अगर आंसर आए कि राजस्थान अपना स्थापना दिवस कब मनाता है तो 30 मार्च आपको लगाना है। चलिएगा, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पश्चिम एशिया संगठन के कारण वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? विकल्प ए 7 से 7.4%, बी 6%, सी 6.4%,
डी 5.4%। इसका सही आंसर है 7 से 7.4%। 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 से 7.4% रहने का अनुमान जताया है और यह रिपोर्ट दिया है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीई के अनुसार भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर होगी वह 7 से 7.4 होगी। अगर हम एसपी ग्लोबल के अनुसार माने तो फाइनेंशियल ईयर 2007 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.1 रहने का अनुमान है और एसबीआई रिसर्च की माने तो यह जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान है। तो आप इन अलग अलग संस्थाओं द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसको याद रखिएगा, उनके नाम याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में आंगनबाड़ी केंद्रों में टोली मुद्दा नाश्ता योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? विकल्प ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टोली मुद्दा नाश्ता योजना का शुभारंभ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने किया। यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। क्या है इसका उपदेश, क्या है? क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो योजना चालू की गई है उसका उपदेश क्या है। तो बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक और गर्म नाश्ता, खासतौर से उपमा और खिचड़ी प्रदान करना इसका मुख्य उपदेश है और यह 28 मार्च 2026 से शुरू की गई है। अब बात आइए तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। और कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं किस किस राज्य ने चालू की है, चलिए देखते हैं। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में पारंपरिक कारीगर सहायता योजना, जिसे विश्वकर्मा समुदाय के लिए योजना शुरू की गई है, यह कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। हाल ही में साधारण विवाह योजना भी कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। चलिए अब 2026 में जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई है उनको एक नज़र में हम देख लेते हैं। टोली मुद्दा ब्रेकफास्ट स्कीम तेलंगाना राज्य की है, जो कि आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता देने के लिए शुरू की गई है। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन सेवा प्रदान करती है। अभी हाल ही में अनमोल स्कीम शुरू की गई है और अनमोल स्कीम दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें नवजात बच्चों के 56 मेडिकल टेस्ट के लिए स्वास्थ्य योजना है। वहीं वीर उड़ान योजना 2026 उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है और यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए एमएसएमई सहायता प्रदान करना। अद्यतन योजना अर्थात मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना हाल ही में शुरू की गई है। प्लेनेटेरियम ड्राइव 2026 जो योजना है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त करना। नमो लक्ष्मी नमो सरस्वती स्कीम गुजरात के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सहायता और स्कॉलरशिप हस्तांतरण योजना के रूप में नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती योजना गुजरात सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। समृद्धि यात्रा डेवलपमेंट स्कीम बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है समृद्धि यात्रा के तहत राज्य में कई विकास योजनाओं की घोषणा करना। अभी हाल ही में एजुकेशन एंड इनोवेशन सपोर्ट SSIP 2.0 की घोषणा की है और यह गुजरात सरकार ने की है, क्योंकि यह छात्रों के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए नवाचार करते हैं, तो इस प्रकार से अनुदान दिया जाएगा, आर्थिक सपोर्ट किया जाएगा।
चलिएगा, तो ये महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं थी जो हाल ही में 2026 में अन्य राज्यों के द्वारा घोषित की गई, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिएगा, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, 2026 में आईपीएल क्रिकेट टीम की शुरुआत किस शहर में हुई? ए नागपुर, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में 2026 आईपीएल का मैच चल रहा है, जो आईपीएल क्रिकेट का 19वां सत्र है, जो 28 मार्च 2026 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ। इसका पहला मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। उद्घाटन मैच में किस किस के साथ मैच हुआ? तो चेन्नई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से किया गया। यह टूर्नामेंट 31 मई तक चलेगा, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया है। 12 स्टेडियमों में यह मैच खेले जाएंगे और 74 मैच खेले जाएंगे। तो ये बेसिक जानकारी है आईपीएल से संबंधित। आगे जब क्रिकेट का सत्र चलता रहेगा तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आएंगे उसको हम आने वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में जरूर कवर करेंगे। चलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। आपके अनुसार कौन सी टीम इस बार विजेता बनेगी आईपीएल 26 में? चलिएगा, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बल लगाने वाला देश कौन सा है? यानी बल नहीं, प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? विकल्प ए ऑस्ट्रिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी ट्यूनीसिया। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को आप मैप में देख सकते हैं, सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रिया की जो सीमा है वो जर्मनी के साथ लगती है, इधर हंगरी के साथ लगती है, इटली के साथ लगती है, स्लोवेनिया के साथ लगती है, स्विट्जरलैंड के साथ लगती है, टेक रिपब्लिक के साथ लगती है। इस प्रकार से आप मैप में देख करके ऑस्ट्रिया के पड़ोसी देशों के नाम याद कर सकते हैं। तो हाल ही में ऑस्ट्रिया की गठबंधन सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो व्यसनकारी जो एल्गोरिथम होता है और हानिकारक जो सामग्री वीडियो में आ जाती है सामने, जो बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, उनके मन में घर कर जाती है, उससे दूर करने के लिए सभी सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया से पहले आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्पेन ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप बात आइए ऑस्ट्रिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन। ऑस्ट्रिया की चांसलर हैं कार्ल नेहरमर और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया में यूरो मुद्रा चलती है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने हमने दिए। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरकार ने कोमिला बैंकर सनामूर्ति को किस संस्थान का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी वित्त आयोग, डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और ई राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। इसका सही आंसर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी। सरकार ने कोमिला बैंकर सनामूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वे 1991 बैच के IDS अधिकारी हैं और 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में अभी तक शीर्ष पर है? विकल्प ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़ और डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है कर्नाटक। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, जिसमें कर्नाटक पदक तालिका में अभी तक शीर्ष स्थान पर है। इन खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर और सरगुजा
शहर में इसकी आयोजन किया जा रहा है और इस खेल में देश भर के 30 राज्यों के लगभग 3,800 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। कर्नाटक ने अब तक 15 प्लस स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है और प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा दूसरे स्थान पर है और असम अभी तक तीसरे स्थान पर बना हुआ है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभारंभ 25 मार्च से हुआ है और यह 3 अप्रैल तक चलिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एलएनजी पोत अपोलो ओकिन किस बंदरगाह पर पहुंचा? इसका आंसर है कांडला बंदरगाह, बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी न्यू मंगलोर बंदरगाह और डी है पारादीप बंदरगाह। इसका सही आंसर है न्यू मंगलोर बंदरगाह। हाल ही में एलपीजी पोत, इसका नाम है अपोलो ओक्शन, 26 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में तनाव के बीच लगभग 16,000 से 26,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर के न्यू मंगलोर बंदरगाह पहुंचा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे देश में एलपीजी गैस कम हो रही है, पेट्रोल कम हो रहा है। उसका करारा जवाब है ये, अब किसी प्रकार की एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, आप निश्चिंत रहें। लेकिन एक क्वेश्चन को भी याद रखें कि वह बंदरगाह कहाँ पहुंचा? न्यू मंगलोर बंदरगाह में पहुंचा। इस पोत का नाम क्या है? तो इस पोत का नाम है अपोलो, जहाज का नाम है अपोलो ओकेशन। कब पहुंचा? तो 26 मार्च 2026 को पहुंचा। याद रखिएगा, यह वियतनाम के ध्वज वाला जहाज है जो कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खेप लाया है। इस जहाज की बात करें तो इस जहाज की लंबाई लगभग 230 मीटर है। अभी हाल ही में तेल को लेकर के तनाव की स्थिति बनी हुई थी, इस कारण से होर्मुज जलडमरू जो मध्य है, जहाँ से जहाज़ों का आवागमन होता है, वहाँ पर यातायात का प्रभाव ज़्यादा हो गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था, इसलिए वहाँ से जो जहाज़ का आवागमन है कम हो गया था। उस बीच हमारा जो एलपीजी पोत है अपोलो ओकेशन, उसने एलपीजी लेकर के आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? विकल्प है रूस, बी है इंडोनेशिया, सी है ऑस्ट्रिया और डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को आप मैप में देख सकते हैं, जिसके बगल में मलेशिया है और जकार्ता है, पैसिफिक सागर है और इंडियन ओशियन है। इंडोनेशिया ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने बच्चों को इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने, हाँ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात आई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैमरून के यान्डे में आयोजित WTA के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने किस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए जन केंद्रित मत्स्य पालन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? विकल्प ए वैश्विक व्यापार कर में वृद्धि, बी छोटे पारंपरिक मछुआरों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा, सी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा, डी निजी मत्स्य कंपनियों को सब्सिडी। इसका सही आंसर है छोटे पारंपरिक मछुआरों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया WTO के द्वारा, जो कि उनका 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कैमरून के याउंडे नामक स्थान पर हुआ। और भारत का प्रतिनिधित्व हमारे देश से कौन गए वहाँ पर? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
उन्होंने चिंता जताई कि हमारे देश में 90 लाख से अधिक छोटे एवं पारंपरिक मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे? विकल्प ए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या। तो इसका सही आंसर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जेवर कहाँ पर स्थित है तो आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ का नाम है जेवर, तो इसलिए उस स्थान के नाम पर ही इसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ प्रथम चरण का उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में इसको माना जा रहा है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो हवाई यातायात है उसके दबाव को कम करना। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने होमरुज जलडमरू मध्य में ऊर्जा पोत की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विकल्प ए ऑपरेशन संकल्प, बी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, सी ऑपरेशन वरुण, डी ऑपरेशन शक्ति। इसका सही आंसर है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। भारतीय नौसेना ने ऊर्जा सुरक्षा अभियान के तहत भारत में आने वाले 22 ऊर्जा पोतों की सुरक्षा की पहचान की है। हमारे देश में जो एलपीजी सिलेंडर हो या पेट्रोलियम पदार्थ हो लेकर के आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा अभियान चलाया है, क्योंकि अभी वर्ल्ड में जो दबाव की स्थिति बन रही है, संघर्ष की स्थिति बन रही है, जो युद्ध की स्थिति बन रही है, तो इस प्रकार आने वाले पोत पर किसी प्रकार का कोई संकट ना हो और हमारे देश में किसी प्रकार की ऊर्जा की कोई कमी ना हो, उसको देखते हुए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा अभियान चलाया है। अब ये क्या करेगा तो ये 22 ऊर्जा पोतों की रक्षा करेगा जो हमारे देश में ऊर्जा के साधन लेकर के आएंगे। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। किसने शुरू किया है तो भारतीय नौसेना ने शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि होमरुज जलडमरू मध्य, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है और वहाँ से गुजरने वाले युद्धपोतों की जो जहाज़ों की संख्या है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है, यातायात बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। उसको देखते हुए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। याद रखिएगा आजकल होमरुज जलडमरू मध्य बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बता दें यह कहाँ स्थित है तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक जलडमरू मध्य है। और जलडमरू मध्य क्या होता है, जिसका आकार जैसे मान लीजिए डमरू के आकार का होता है, इस प्रकार के आकार के जलडमरू मध्य होते हैं। तो एक तरफ फारस की खाड़ी है और दूसरी तरफ है ओमान की खाड़ी। इसमें जो बीच वाला जो भाग होता है वह जलडमरू मध्य कहलाता है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जो जलडमरू मध्य है उसे हम होमरुज जलडमरू मध्य कहते हैं। और इसी से और यहीं से क्या आना जाना करता है, वो जहाज आना जाना कर रहे हैं जो कि हमारे देश में एलपीजी और पेट्रोलियम से संबंधित जो सामान है, सिलेंडर है, उसको लेकर के आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हो गया है शायद, मैंने इसको बता दिया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसका नाम क्या रखा गया है? विकल्प ए वायु शक्ति, बी वायु बाण, सी आकाश बाण, डी गरुड़ बाण। इसका सही आंसर है वायु बाण। भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा है वायु बाण। यह एक छोटा ऑटोनॉमस ड्रोन है जिसे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के बीच में हवा में गिराने वाले डिवाइस किया गया है। एक बार छोड़े जाने के बाद यह ड्रोन अपने पंख खोल देता है और अपना प्रोपल्शन सिस्टम चालू कर देता है। होगा क्या
कि भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर से छोटे छोटे ड्रोन को नीचे फेंकेगी और ये ड्रोन क्या करेंगे, जैसे ही नीचे फेंके जाएंगे तो ये इसमें पंख लग जाएंगे, अर्थात जिस प्रकार से पैराशूट के पंख खुल जाते हैं उसी प्रकार इस ड्रोन के पंख खुल जाएगा और ये ऑटोमेटिक सिस्टम की मदद से दुनिया जिसको निशाना बनाया जाएगा वहाँ जाकर के तबाही मचा देगा। और इस प्रकार के एक ऑटोमेटिक एक ड्रोन है जो कि हेलीकॉप्टर से छोड़े जाएंगे और इसका नाम रखा गया है वायु बाण। बाण इसलिए रखा गया है क्योंकि हेलीकॉप्टर से छोड़े जाएंगे और नीचे जाएंगे और दुश्मन के जो स्थान है उसको तबाह कर देंगे। एक प्रकार के ड्रोन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाँ बात आइए रक्षा मंत्रालय की, तो आपको बता दें हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर अभियान शुरू किया गया। आप सभी जानते हैं क्यों शुरू किया गया। आतंकी ठिकानों के खिलाफ सटीक सैन्य कार्रवाई करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। अभी भारतीय सेना के द्वारा ही नौसेना के द्वारा IOS सागर 2026 की पहल की गई है जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने खंजर अभ्यास किया है जो जिसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग और पर्वतीय युद्ध में क्षमता को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने खंजर अभ्यास किया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय लोक और जनजातीय संगीत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। विकल्प ए फेसबुक, बी यूट्यूब, सी इंस्टाग्राम, डी गूगल। इसका सही आंसर है यूट्यूब। यूट्यूब के साथ समझौता किया है भारतीय लोक और पारंपरिक संगीत को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, मतलब भारत के जो लोक संगीत है, पारंपरिक नृत्य है, इनको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए यूट्यूब के साथ समझौता किया है भारत ने। अब ये होगा क्या, तो इसके माध्यम से जो पारंपरिक कलाकार हैं उनको डिजिटल कंटेंट के निर्माण, कॉपीराइट और मोनेटाइजेशन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जो सांस्कृतिक नृत्य करते हैं, जो गायन करते हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, यूट्यूब की बारीकियां समझाई जाएगी जिससे इनकी जो प्रतिभा है विदेश तक जाए। और यह पहल किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। ये दो कार्यक्रम अभी भारत देश के द्वारा शुरू किए गए हैं, तो इन्हीं के तहत यूट्यूब के साथ समझौता किया है भारत देश ने। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डाक विभाग ने जनजातीय उत्पादों की ई-कॉमर्स डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। ए नाबार्ड, बी ट्राइफेड, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी सिडबी। इसका सही आंसर है ट्राइफेड। डाक विभाग ने भारत में जनजातीय उत्पादों की ई-कॉमर्स डिलीवरी को बढ़ावा देने और जनजातीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस व्यवस्था के तहत ट्राइफेड के लिए एक उन्होंने खाता खोलने की बात कही है, उसका नाम है बुक नाउ पे लेटर। बुक नाउ पे लेटर अर्थात BNPL नामक आपको एक खाता खोलना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में, और तब जाकर के इस उत्पादों की बिक्री शुरू हो जाएगी। ये नाम याद रखिएगा कि कौन सा खाता खोलना पड़ेगा, BNPL, जिसे कहते हैं बुक नाउ पे लेटर। एक खाता आपको खोलना पड़ेगा। कहाँ खोलना पड़ेगा, डाक विभाग में खोलना पड़ेगा। चलिए तो यहीं पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।